Hello friends, now we will start chapter number 3, Geography, Water Resource. In the previous chapter, chapter number 1, we had studied about the resources, overall resources, renewable resources, non-renewable resources, biotic, abiotic resources, etc. But यहाँ पर हम जो स्टडी करेंगे वो है only and only one resource, it is a water resource. पानी के बारे में, कैसे पानी आया और कैसे उसको लोगों ने गंदा किया, कैसे खराब किया, पानी की स्कैरसिटी और पानी को यूज में लाने के लिए हम क्या करना चाहिए, पानी का स्टोरेज कैसे करना चाहिए, ये सब बातें हम यहाँ पर पढ़ेंगे. सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. उसमें थोड़ी सी बात हम पहले देख लेते हैं कि पानी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, तो नहीं यहाँ पर हम वाटर साइकिल की बात करने आए हैं. इट मीन वाटर साइकिल आपने पहले से ही पढ़ चुके हैं. वाटर साइकिल बहुत बार आपने पढ़ा है, क्लास 5 से लेकर क्लास 9 तक पढ़ा है, 10th में भी अभी पढ़ोगे आप. तो यहाँ पर ये जो डेफिनेशन है वो तो आपके दिमाग में कंप्लीटली परफेक्टली है वाटर साइकिल के बारे में. जो यहाँ पर हम इसके लिए टर्म यूज करेंगे हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इसके बाद टर्म है फ्रेश वाटर. तो फ्रेश वाटर जो है वो फ्रेश वाटर किसे बोलते हैं कि एकदम फ्रेश वाटर जो हमारे यूज में आ सकता है, हमारे यूज के लिए है. तो यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत करते हैं कि अराउंड 3/4 पार्ट ऑफ द वाटर पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद द वाटर. It means around 71% part of the earth is covered with water. याद कीजिए क्लास 6 में आपको पढ़ाया गया था why the earth is called a blue planet. क्यों कहते हैं? क्योंकि अर्थ के ऊपर more than 71% पानी ही पानी है. तो ऊपर से देखा जाए मून के ऊपर से या कहीं से आसमान से देखा जाए स्काई से, तो पूरा का पूरा स्काई ब्लू कलर का ही पानी दिखेगा. इसीलिए बोलते हैं कि पानी वजह से कि ये हमारी अर्थ है वो ब्लू प्लेनेट दिखती है. सो आवर अर्थ इज ए ब्लू प्लेनेट. अब यहाँ पर देखें तो फ्रेश वाटर, इसके पहले देखें कि टोटली जो आपके पास यहाँ कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं उसमें ध्यान दीजिए जरा, टेक्स्ट बुक लेके बैठिए. तो पहले से बात करें तो पहले दो बच्चे यहाँ पर बात कर रहे हैं, पिंकी एंड चिंटू. तो बाढ़ आई, उड़ीसा में जो बाढ़ आई इसके बारे में बात कर रहे थे. फ्लड आया, फ्लड में लॉट ऑफ यहाँ पर जो नुकसान हुआ इसके बारे में बात कर रहे हैं. और चिंटू ये भी पिंकी ये भी बता रही है कि यहाँ पर जो टीवी में देखा और बहुत सारी बातें उसके फादर ने शेयर की, वो यहाँ पर पिंकी बता रही है कि बड़ी बड़ी कंपनीज में मशीन को ठंडा करने के लिए हमें बहुत सारे कूलिंग के लिए भी वाटर चाहिए. कंपनी में, कारखाने में, फैक्ट्री में मशीन चाहिए. कुछ जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से भी बिजली पैदा होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वो भी है कि मशीन लगा के पानी में से बिजली पैदा करते हैं, ये भी. चलो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर. सबसे पहले कि पानी 100% पानी में से 96.5% ओशन वाटर है, जो एकदम खारा पानी है, मतलब मोस्टली वो यूज में आता नहीं है. इसके बाद देखा जाए तो 2.5% वाटर है जो हमारे लिए फ्रेश वाटर है. इट मीन्स जो थोड़ा जिसको कहते हैं खारा पानी नहीं है, मीठा पानी है. अब ये पानी में से जो पानी बचा है उसमें से 2.5% में से भी 70% तो आइस एंड ग्लेशियर्स में पड़े हैं. मतलब कि जिसको बोलते हैं ग्लेशियर्स में, पहाड़ी के ऊपर, हिमालय के ऊपर जो कवर है, बड़े बड़े पहाड़ों के ऊपर. इसके बाद ग्राउंड वाटर में पड़ा है. इसके बाद जो पानी है वो हमारे पास ओशन में पड़ा हुआ है. इसी प्रकार से हमारे पास जो पानी है फ्रेश वाटर है वो आइस एंड ग्लेशियर के रूप में पड़ा हुआ है. इसके बाद जो 30% है वो हमारे यूज के लिए, मतलब 2.5% है ओवरऑल, उसका भी 30% ग्राउंड वाटर एंड वाटर एक्विफायर्स, मतलब कि ग्राउंड वाटर है. और उसके बाद वाटर रिसोर्स है, पॉन्ड है, रिवर है, लेक है, जो हमारे लिए पानी के सोर्सेस है. इट मीन्स कि एक बड़ा सा पानी का सोर्स एक टंकी भरी हुई है, उसमें से आप एक बूंद निकालो, इतना पानी हम यूज कर रहे हैं. पूरी की पूरी पृथ्वी के ऊपर जितना पानी है उसमें से हम एक बूंद के बराबर पानी, जिसको एक टंकी के रूप में मान लो, तो उसमें से हम एक बूंद के बराबर पानी हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर. अब देखिए जो पानी है वो सारा का सारा पानी जाता कैसे, आता कैसे, तो आपने पढ़ा रिन्यूएबल रिसोर्स है और जल चक्र चलता है. जल चक्र मतलब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये तो चलता ही रहता है, जिसकी वजह से बारिश हुई, पानी मिला, फिर बारिश हुई, फिर पृथ्वी के ऊपर आया, फिर इवोपरेशन हुआ और पानी. वाटर साइकिल आपने पहले ही पढ़ चुके हो. उसके बाद बहुत सारा, तो आप ये सोचते होंगे कि 3/4 पार्ट में पानी है, बट फिर भी पानी नॉन ये रिन्यूएबल है, रिन्यूएबल रिसोर्स है, फिर भी पानी की कमी क्यों आ जाती है? तो कुछ आंकड़े ये कहते हैं कि पूरे विश्व में 2025 तक 2025 तक यहाँ पर 20 करोड़ लोग, 20 करोड़ लोग बिना पानी के ही होंगे. बहुत चौंकाने वाले न्यूज है. इट मीन्स बहुत सोचने वाली बात है.
अब देखो आगे कि कुछ जो फैक्ट्स दिए उसके अंदर, तो भारत के अंदर जो पूरे वर्ल्ड का जो प्रिसिपिटेशन मतलब कि बारिश 4% बारिश यहाँ पर होती है, मतलब पूरे वर्ल्ड की जो बारिश है उसमें से 4% बारिश हमारे यहाँ होती है, और हम पानी के उसमें 133 नंबर पर है। इट मीन्स वाटर अवेलेबिलिटी के नंबर पर हम 133 नंबर पर है। इसके बाद देखा जाए तो भारत में जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज है इसमें 1897 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो दिया हुआ है आपको। तो इसी प्रकार से आपने कुछ यहाँ पर फैक्ट्स पढ़े जो एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है। अब हम देखेंगे 2 पॉइंट क्या ऊपर कि वाटर स्केरसिटी एंड वाटर मैनेजमेंट, इसके बारे में देखेंगे। तो स्केरसिटी है, पानी कम क्यों पड़ गया, इसके बारे में देखें। तो पानी के लॉट ऑफ लार्ज वाटर रिसोर्स के बारे में तो आप सबको पता ही है, कितना पानी हमारे पास है, कितना नहीं है, कहाँ है, फिर भी हमको मुश्किल क्यों होती है, फिर भी हमको ट्रबल क्यों होती है। बट यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम होती है वो हमने देखा कि कई एरिया सूखा है, ड्राई एरिया है। जैसे ड्राई सूखा एरिया बोला तो आपके दिमाग में तुरंत राजस्थान एक पिक्चर आ गया होगा। अब उसके बाद आगे देखें तो कुछ चीज आपके दिमाग में आया होगा कि कुछ लेडीज लाइन बना के खड़े, आपने क्लास 5 से टेक्स्ट बुक में ये चित्र दिखा हुआ है, यहाँ नीचे आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, लाइन में खड़े हैं, पानी का मटका लेके पानी भरने जा रहे हैं दूर दूर तक। तो यहाँ पर इतने सारे रिसोर्सेस होने के बावजूद भी यहाँ पर कई जगह पर ऐसा है कि जहां पर हमें पानी नहीं मिल सकता है और पानी अवेलेबल नहीं है। अब देखें तो क्या ये पॉसिबल है कि इतनी बड़ी मात्रा में हमारे पास पानी है फिर भी हमारे पास वाटर स्कैर्सिटी है। ऐसा नहीं है कि पानी एक बार आया और चला गया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, रिन्यू भी होता रहता है, ऐसा नॉन रिन्यूएबल भी नहीं है कि एक बार यूज किया फिर बाद में नहीं मिलेगा, रिन्यूएबल है। इसका इवोपरेशन हुआ लार्ज स्केल में, इसके बाद बारिश आती है, बट फिर भी हमको नहीं मिलता है। कुछ कुछ हमारे पॉइंट्स है, ह्यूमन मेड पॉइंट्स जो है, जो ह्यूमन मेड एक्टिविटी है जिसकी वजह से हम लोग हमारे पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ऐसी पोजीशन हो गई है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, तो सबसे ज्यादा देखें यहाँ पर द ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, ये भी हमारी चिंता का विषय है कि जिसकी वजह से लोग ज्यादा है तो ज्यादा पानी चाहिए यूज के लिए। और ऊपर एक आपको सर्वे के रूप में दिया हुआ है बॉक्स में, स्वीडन के एक साइंटिस्ट जिसको बोलते हैं कि एक सर्वे किया उन्होंने कि फाल्कन मार्क, उन्होंने बताया कि पानी तो जो पानी की स्केर्सिटी तो तब बोल सकते हैं हम कि जब पर हेड 1000 टू 1600 मतलब 1000 से लेके 1600 तक का पानी गैलन क्यूबोमीटर तक का पानी हमको मिलना चाहिए पर ईयर। पर पर्सन 1000 क्यूब मीटर पानी मिलेगा तब मानेंगे पर एनम कि पानी की कमी नहीं है, मतलब इट इज सफिशिएंट फॉर ऑल द पीपल, बट सब जगह पर पॉसिबल नहीं है इतना पानी। तो यहाँ पर देखें कि आपने टीवी में भी देखा, बहुत सारे एड में भी देखा कि लोग अपने पंप लगा के, किसान है जो फार्मर्स है, पंप लगा के, बोरवेल बना के, वेल बना के पानी निकाल के खेत में यूज कर रहे हैं। सूखा एरिया में भी खेती का काम कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड वाटर हम यूज कर रहे हैं वहां पर। तो मतलब कि ये क्या हो सकता है, तो ग्राउंड वाटर जितना यूज करेंगे उतना ग्राउंड वाटर नीचे चला जाएगा, ग्राउंड वाटर नीचे जाएगा मतलब कि वहां नीचे भी पानी कम हो जाएगा, पृथ्वी के अंदर भी पानी कम हो जाएगा। अब भारत की आजादी के बाद जो इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन दो एक्टिविटी बहुत जोर पकड़ ली, इट मीन्स इंडिया के डेवलपमेंट के लिए अच्छा है, विकास के लिए अच्छा है, कंपनी फैक्ट्री होनी चाहिए, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया होना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसी कंपनीज और जो बाहर से जो कंपनीज आई, एमएनसी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, तो यहाँ पर कंपनियों में भी ज्यादा पानी चाहिए। इट मीन्स मशीनों के लिए, इंजन के लिए, उसको कूल करने के लिए, आगे जैसे देखा पिंकू और चिंटू की बात में हमने इंजन को ठंडा रखने के लिए भी पानी चाहिए। इसके बाद आपने कई जगह पर पढ़ा होगा और जनरल नॉलेज में भी आपने देखा होगा कि 1 टन पेपर जो कागज यूज करते हैं, 1 टन पेपर बनाने के लिए मोर देन 40 टन पानी चाहिए। तो यहाँ पर पेड़ पौधे तो काटते ही है, उसमें से तो पेपर बनता ही है कागज, साथ में पानी भी इतना चाहिए और इतना वाइट क्वालिटी में पेपर आपको मिलेगा, कागज मिलेगा। तो इतना सारा पानी यहाँ पर वेस्ट होता है। इट मीन्स आप मानिए कि आप पेपर वेस्ट कर रहे हो, इसके साथ आप पेड़ पौधे को तो नष्ट कर रहे हो, साथ में पानी को भी वेस्ट कर रहे हो। दूसरी बात कि यहाँ पर इतने हद तक पानी चला जाता है, इतना पानी यूज होता है। दूसरी बात एनर्जी भी यूज होती है। तो एनर्जी, हाँ एनर्जी जो पैदा करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से भी पैदा करते हैं थर्मल पावर स्टेशन में। इसके बाद हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, जो डैम्स से हम आगे देखेंगे, डैम्स में से जो पानी होता है वहां से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर सकते हैं।
पानी का जो फ्लो होता है उसके बीच में टरबाइन लगा के टरबाइन घूमेगा, बिजली पैदा होगी, जैसे विंड मिल घूमती है उस तरह से। तो इसको घुमाने के लिए पानी का फ्लो चाहिए, पानी के फ्लो से ये घूमेगा। तो ऐसी जो पूरे के पूरे इंडस्ट्री में एनर्जी इस्तेमाल होती है उसमें 22% एनर्जी पानी से पैदा होने वाली एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी 22%। और इसके बाद समय के साथ साथ बहुत सारी हमारी जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जा रही। इसमें से एक है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, इसके बाद पावर जनरेशन हमने देखा अभी, इसके बाद पॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो एस्पेक्ट्स में देखा जाए, क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज, क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली। तो क्वालिटेटिवली देखें तो यहाँ पर देखें क्वांटिटी, तो ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी जो होती है वो इतने 3-4 में आपको ज्यादा चाहिए, ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन की वजह से पानी ज्यादा चाहिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन की वजह से। अब यहाँ पर जो क्वालिटी है तो पॉल्यूशन से क्वालिटी बिगड़ती है, ड्यू टू द पॉल्यूशन बाय द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट। ओके, पॉल्यूशन बाय द डोमेस्टिक एंड द इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल, पेस्टिसाइड्स एंड द फर्टिलाइजर्स, इसकी वजह से भी पानी यहाँ पर गंदा होता है। इट मींस क्वालिटी पानी की डाउन जाती है। तो जो ग्राउंड वाटर आता है इसके टीडीएस ज्यादा होते हैं, फिर हम फिल्टर लगवाते हैं, फिर पानी हम पीते हैं, तो कहीं ना कहीं पर ग्राउंड वाटर में भी केमिकल जा रहा है, ऊपर भी केमिकल जा रहा है। कोई रिवर का पानी है उसमें फैक्ट्री का वेस्ट है, वो सब यहाँ पर वेस्ट मिल जाता है। उसके बाद बड़े बड़े शहरों में जो ड्रेनेज सिस्टम के जो पानी है, वेस्टेज वाटर है, वो भी बड़े बड़े रिवर में, समंदर में फ्लो कर दिया जाता है। तो यहाँ कुछ गाइडलाइन जो है प्यूरिफाई करने के बाद, बट फिर भी हम लोग ये प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। इट मीन्स बहुत सारी जो क्वालिटी है वो पानी की खराब हो जाती है, और पानी की स्केर्सिटी के साथ साथ वाटर मैनेजमेंट भी हमें यहाँ पर देखना चाहिए। मल्टीपल पर्पज रिवर प्रोजेक्ट्स एंड द इंटीग्रेटेड वाटर सोर्सेस मैनेजमेंट। पानी का जो मैनेजमेंट है, वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बारे में अभी हम देखेंगे। बट पहले देखते हैं कि इन द पास्ट एंशिएंट टाइम भारत के अंदर क्या क्या मैनेजमेंट सुविधाएं थी यहाँ पर। तो जैसे हमने देखा कि भारत के अंदर अभी आज की डेट में जैसे हम पानी को बचाने के लिए, पानी को एक सोर्स के रूप में यूज करने के लिए पानी के बड़े बड़े रिजर्वेयर्स बना के रखते हैं, जिसमें एक है डैम्स। तो पहले जो एंशिएंट इंडिया में बात करें तो किस तरह से रिजर्वेयर्स बनाए गए थे, एंड वी हैव कंट्रीब्यूटेड द सो मेनी years contributed these traditions in the modern India by the build of the dams in most of the rivers. First of all, hydraulic structure in the ancient India in the 1st century, water harvesting system and Sringavarsarapura। यहाँ पर देखें कि ये 1st century में श्रृंगवेरापुरम में क्या था कि वो हैदराबाद के इलाहाबाद के आसपास है, इलाहाबाद के आसपास है, और वहां पर पानी के रिसोर्स के लिए एक बड़ा सा गंगा रिवर थी, उसके फ्लड को कंट्रोल करने के लिए चैनलिंग टाइप बनाया गया था। इट मींस कि 1st सेंचुरी में बनाया गया था। इसके बाद ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे क्या था, डैम्स एंड लेक्स बहुत सारे बनाए थे उन्होंने। पब्लिक के लिए, पब्लिक फैसिलिटी के लिए उन्होंने डैम्स बनवाए थे, और इरिगेशन के लिए भी डैम्स और पानी को रोक के एक बड़े जो जिसको बोलते हैं कि लेक बनाए थे, तालाब बनवाए थे। इसके बाद देखिए एविडेंसेस ऑफ द सोफिस्टिकेटेड इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन वर्क्स इन द कलिंगा, नागार्जुनकोंडा एंड द बेन्नूर एंड द कोल्हापुर। इट मींस उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इसके बाद देखें तो कर्नाटक, बेन्नूर कर्नाटक एंड कोल्हापुर महाराष्ट्र में भी ऐसे जो पार्टिकल्स पाए गए हैं, कहीं ना कहीं पर ऐसे जो बनाए गए थे, इसके कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स मिले हुए हैं। इसके बाद देखिए इन द 11th सेंचुरी भोपाल लेक, इट इज द वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक भोपाल लेक in the built in the 11th century. It was totally planned, and the artificial lake, the one most important example of the artificial lake from the 11th century. In the 14th century, the tank Hauze Khas in the Delhi was constructed by the Iltutmish for supplying the water to the fort of the Shiri fort area. तो इल्तुतमिश ने बनाया था 14th सेंचुरी में टैंक, मतलब कि टैंक के रूप में हौजे खास जो था वहां से पानी सप्लाई किया जाता था सीरी तक। अभी देखे तो जो डैम्स है, व्हाट आर द डैम्स, तो डैम्स क्या है, डैम्स हमारे लिए क्यों जरूरी है। तो डैम्स जो हमारे लिए है, पहले ही नाम यहाँ पर देखा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट की जिसको हम मल्टीपर्पज पॉइंट में यूज कर सकते हैं फॉर इकोनॉमिकली,
फॉर सोशली एंड फॉर इरिगेशन वर्क, ऐसे बहुत सारे काम में हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम फ्लड कंट्रोल के लिए, इसके बाद डोमेस्टिक रूप में, इंडस्ट्रियल रूप में, एंड द रिक्रिएशन, इंलैंड नेविगेशन एंड द फिश ब्रीडिंग, लॉट ऑफ पर्पसेस आर देयर। तो यहाँ पर डैम्स का उपयोग हम लोग मल्टीपर्पज टास्क के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसके अंदर फॉर एग्जांपल हम देखें कि सतलुज और बियास रिवर के बेसिन के ऊपर जो बनाया हुआ था। इसके बाद द भाखड़ा-नांगल प्रोजेक्ट वाटर इज द बीइंग यूज्ड फॉर बोथ हाइड्रल पावर प्रोडक्शन एंड द इरिगेशन वर्क। Similarly, the Hirakund dams, it is also one most important and largest dam in the India। तो इसी प्रकार से हम डैम्स का यूज करते हैं। तो एक नीचे बॉक्स में दिया है कि डैम्स बनाते थे, तो डैम्स क्या है, तो डैम्स क्या है कि एक जो पूरा का पूरा एक पानी का फ्लो जा रहा है, बीच में हमने एक दीवार बना दी। इट मींस कोई रिवर जा रही है, ऐसे स्लोप है रिवर में, तो पानी ऊपर से जो आ रहा है थोड़ा स्पीड में फ्लो में आ रहा है, बीच में हमने एक दीवार बना दी, तो यहाँ का पानी पूरा रुक जाएगा। पानी रुकेगा तो पूरा का पूरा साइड के एरिया में फैलता जाएगा। तो मोस्टली ऐसा एरिया सिलेक्ट किया जाता है कि जिसकी दोनों साइड में पहाड़ियां होती है, या दोनों साइड में पहाड़ी होने के वजह से, और बीच में एक दीवार बनाए, मतलब कि कंस्ट्रक्शन करें, पक्का कंस्ट्रक्शन करें, मेशनरी वर्क्स, तो जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पर पानी को रोका जाए और पानी का ऊपर का जो कैचमेंट एरिया है वो भी ज्यादा हो जाए। तो इसको बोलते हैं डैम्स। डैम्स इज ए बैरियर्स, एक बैरियर्स बीच में लगा देना है। बैरियर्स अक्रॉस द फ्लोइंग ऑफ वाटर दैट ऑब्स्ट्रक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ द रिटार्ड्स एंड द फ्लो, ऑफन क्रिएटिंग अ रिजर्वियर, लेक और इम्पाउंडमेंट्स। तो डैम्स किसको कहते हैं कि एक बैरियर्स लगा दिया बीच में, एक रोकने के लिए, एक रुकाव करने के लिए लगा दिया हमने, इसे कंस्ट्रक्शन लगा दिया। तो जो पुराने जमाने में थे वो 3 टाइप्स के बनाते थे, टिम्बर डैम्स, इसके बाद एम्बैंकमेंट डैम्स एंड द मैशनरी डैम्स। तो अभी जो फुल्ली कंस्ट्रक्टेड है मैशनरी डैम्स का यूज करते थे। तो जो डैम्स है वो बहुत सारे मल्टीपर्पज काम के लिए भी आता था। तो यहाँ पर हमने देखा कि मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट टास्क क्या क्या था। तो अभी हम देखेंगे जो डैम्स है, ये डैम्स के बारे में पढ़ेंगे। डैम्स क्या है, डैम्स का यूजेस क्या क्या है, प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट, उसके ड्रॉबैक्स क्या क्या है, और उसके फ्यूचर प्लानिंग पॉइंट्स क्या क्या है।